नमस्कार दोस्तों, शिवालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं एमडी शर्मा। आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, बायोलॉजी। तो हम बायोलॉजी के बारे में जनरल डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। उसके बाद हम स्पेशली एक एक ब्रांच के बारे में पढ़ते हुए आगे बात करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो बायोलॉजी, बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना हुआ शब्द है। इसमें दो वर्ड है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मीनिंग होता है लिविंग और लोगोस का अर्थ होता है हमेशा टू स्टडी। दैट मीन्स बायोलॉजी का अर्थ हो गया सजीव का अध्ययन करना। तो बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच हो गई जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। ये ग्रीक भाषा का, क्योंकि हमें ध्यान रखना होता है, कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं भाषा से रिलेटेड शब्द। देखिए, मुख्य रूप से भाषाओं बायो में जितने भी ज़्यादातर शब्द होते हैं वो हम कुछ भाषाओं का विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे एक भाषा है लेटिन, जो कि यूनान में चलती थी, प्राचीन भाषा। जैसे भारत में सभी भाषाओं की मदर लैंग्वेज संस्कृत है, वैसे यूरोप में सभी भाषाओं की मदर लैंग्वेज लेटिन है। उस लेटिन से फिर भाषा बनी थी ग्रीक, जो कि यूनान में वर्तमान में चलती है। उससे फिर इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच इस तरह से बनी है। तो जो ज़्यादातर वर्ड है हमारे वो या तो लेटिन भाषा के मिलते हैं या फिर हमको ग्रीक भाषा मिलता है। थर्ड नंबर पे अगर कोई भाषा के शब्द हैं हमारे पास बायो में, तो वो होते हैं स्पेनिश के। तो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना, कभी भी हम थोड़ा सा आइडिया लगाएं तो बायो में अगर किसी सब्जेक्ट पे किसी भी वर्ड के बारे में पूछा जाए, इस तरह का शब्द आए कि ये कौन सी भाषा से लिया गया है, तो हम प्रायोरिटी, अगर हमको पता है, कंफर्म है, श्योर है, तब तो कोई बात नहीं। अगर नहीं है तो प्रायोरिटी अगर रखना चाहें तो हम सबसे पहले लेटिन से, देन ग्रीक से, और देन हम अदर उसके बारे में सोच सकते हैं। आगे बात करें हम कि बायो का जो मीनिंग आया, वर्ड मीनिंग निकल के आया, वो निकल के आया सजीवों का अध्ययन करना। तो प्रश्न यहाँ पर सीधा सीधा है कि सजीव कौन? सजीव कौन की बात करें अगर हम, तो सजीव होते हैं कुछ, अगर हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे कैरेक्टर्स, जैसे हम बोलते हैं कई बार वृद्धि, जो वृद्धि करता है वो सजीव होता है। जैसे हम कई बार कह देते हैं गति, जो गमन करता है, मूवमेंट करता है, वो सजीव है। अगर हम और कोई कैरेक्टर लेना चाहें, जैसे जनन करने वाले सजीव होते हैं। लेकिन क्या ये यूनिक आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स है? क्या सजीवों के इन कैरेक्टर से हम पहचान कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करें कि वृद्धि का मतलब होता है जैसे आकार में बढ़ना। तो अगर हम डेजर्ट में जाते हैं, मरुस्थल में देखें तो सैंड ड्यून्स होता है, मिट्टी का टीला जो होता है, उसका भी आकार बढ़ जाता है रात भर में। तो क्या वो सजीव हो गया? तो वृद्धि अपने आप में यूनिक या स्पेशल, या जिसको हम कहें डिस्टिंग्विश, या जिससे हम कहें कि पहचान का लक्षण नहीं हो सकता। तो फिर पहचान का लक्षण क्या गति हो सकता है? अगर गति के बारे में बात करें तो गति में बहुत सारे जंतु, यहाँ तक कि पौधे तो बहुत सारे वैसे हैं भी जो मूवमेंट नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे जंतु भी ऐसे हैं जो गति नहीं करते हैं। तो गति भी एक अपने आप में विशेष पहचान का लक्षण नहीं हो सकता जंतुओं का। फिर हम बात करें जनन की संख्या बढ़ाना। कोई जीव होता है वो सामान्यतः अपनी संख्या बढ़ाता है, जनन करता है। तो क्या जनन वो लक्षण हो सकता है जो सजीवों की पहचान में होता है? तो हम इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। इस पे डिस्कस करें तो बहुत सारे जीव ऐसे हैं, जैसे हम हनी बी, मधुमक्खी पढ़ते हैं। मधुमक्खी में हम देखते हैं कि जो श्रमिक मधुमक्खियां होती है वो जनन नहीं करती। तो क्या फिर वो सजीव नहीं है? जैसे मनुष्य में ही बात करें तो मनुष्य में बहुत से दंपति ऐसे होते हैं
जिनके कई वर्षों तक संतान नहीं होती है, पूरी लाइफ टाइम संतान नहीं होती, तो क्या फिर वो सजीव नहीं है? अगर हम किन्नर की बात करें तो वो भी, उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, तो क्या वो सजीव नहीं है? तो हमने ये कैरेक्टर्स देखे, अगर हम इनके बारे में सोचें तो ये सजीवों के लक्षण जरूर है। अगर हम उल्टा बोलना चाहें कि जैसे कोई वृद्धि है, गति है, जनन है, अगर हम कहें कि एक संरचना है जो जनन कर रही है, संख्या बढ़ा रही है, तो हम मान सकते हैं कि अगर वो संख्या बढ़ा रही है तो वो सजीव है। बट अगर संख्या नहीं बढ़ा रही है, अगर वो संतान उत्पन्न नहीं कर रही है, तो फिर सजीव है या नहीं है, इस पर सोचने की बात हो जाती है। तो ये जो हमने कुछ कैरेक्टर्स बात की कि सजीव कौन है, इस पर अगर हम इन्हीं लक्षणों को फोकस करेंगे अगर, तो हमें ये लगेगा कि ये सफिशिएंट कैरेक्टर नहीं है, एक सजीव की पहचान के लिए ये संपूर्ण रूप से सक्षम लक्षण नहीं हो सकते। तो फिर हम दूसरे लक्षणों की ओर बढ़ते हैं, जिनके आधार पर हम कहेंगे कि हाँ, यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि सजीव है या नहीं है। तो अगर हम अगले लक्षणों की बात करें तो एक लक्षण जैसे हम लिखते हैं संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। संवेदनशीलता का मतलब है कि जैसे वातावरण में कोई परिवर्तन हुआ, उसके विरुद्ध अगर कोई प्रतिक्रिया करता है, रेस्पॉन्स करता है, रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया दोनों तरह की हो सकती है, धनात्मक या ऋणात्मक। फॉर एग्जाम्पल, अगर एकदम से सनलाइट बढ़ गई, सूर्य की रोशनी बढ़ गई, तो सजीव अगर होगा तो उसके खिलाफ वो रेस्पॉन्स करेगा। और वो रेस्पॉन्स धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो रेस्पॉन्स करना, संवेदनशीलता दर्शाना, यह सजीवों का एक प्रमुख लक्षण हो सकता है। सजीव अगर है, चाहे वो एक कोशी के अमीबा है, एक कोशी के बैक्टीरिया है, मनुष्य है, पादप है, हर जीव में ये गुण जरूर पाया जाएगा। भले ही हमको क्लियरली विजिबल है या नहीं है, लेकिन ये गुण होता है। जैसे कि हम देखेंगे पौधों में हमको साफ बिल्कुल क्लियरली विजिबल ये लक्षण नहीं होता है कई जगह पर, लेकिन फिर भी उनमें दूसरी जगह पर हम देखें कि जैसे हम किसी पौधे को एक बंद कमरे में रखें और उसको एक साइड से ही केवल रोशनी दे, प्रकाश दें। अगर हम उसको एक साइड से ही प्रकाश देंगे तो कुछ समय बाद वो उस प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है। ये क्या था कि एक साइड से प्रकाश देना, ये हमने उसके क्लाइमेट में चेंज किया और बदले में वो उसकी तरफ मुड़ गया, ये उसने अपना रेस्पॉन्स दिखाया। तो रेस्पॉन्स या संवेदनशीलता ये निश्चित रूप से सजीवों का गुण हो सकता है। तो हम मान सकते हैं कि इन कैरेक्टर्स के अलावा अगर पहला कैरेक्टर कोई ऐसा है जो सजीवों की निश्चित रूप से परिभाषित कर सकता है, सजीवों को बता सकता है, तो वो हुआ संवेदनशीलता। अगर हम दूसरे कैरेक्टर की बात करें जो कि सजीवों की पहचान हो सकती है, तो वो कैरेक्टर है उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है और ये सजीवों की पहचान कैसे है कि शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं, शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ बनता है या टूटता है, बनता है या टूटता है, तो वो उपापचयी क्रिया कहलाती है। शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है जिनमें नए नए पदार्थ बनते रहते हैं, कुछ पदार्थ टूटते रहते हैं। तो शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं को उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। ये क्रियाएं बाहर भी की जा सकती है, शरीर से बाहर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि जैसे स्टार्च का अपघटन, स्टार्च का टूटना, अगर स्टार्च टूट के ग्लूकोज बनाता है तो ये शरीर में भी हो रहा है और ये क्रिया शरीर के बाहर भी कराई जा सकती है, लेकिन शरीर में होने पर ही इनको हम उपापचयी क्रियाएं बोलते हैं। इसके पीछे रीजन है कि शरीर में होने वाली क्रियाएं एक तो निश्चित एक प्रकार के वातावरण में हो रही है, एंजाइम कंट्रोल्ड होती है, तो वे क्रियाएं जो शरीर में हो रही है, एंजाइम कंट्रोल्ड है, उन्हीं को हम उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। इन्हें हम जैव प्रक्रम या बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कहते हैं। तो दो बातें विशेष रूप से जो निकल के आई, अभी हम उपापचयी क्रियाओं की और बारे में बात करेंगे। दो बातें जो विशेष रूप से निकल के आई थी वो ये है कि सजीवों की हम बात कर रहे थे कि बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी में हमने कहा कि बायोलॉजी वो है जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। तो सजीव कौन, प्रश्न यहाँ से था, सजीव कौन,
तो आंसर आया कि सजीव वो हो सकते हैं जिनमें वृद्धि होती है, गति होती है, जनन होता है, ऐसा कोई। लेकिन इन्हीं कैरेक्टर्स में बहुत सारे अपवाद भी मिल जाएंगे, बहुत सारी बातें ऐसी मिल जाएगी जो भिन्नता दर्शाती है। लेकिन ऐसे कैरेक्टर ढूंढे, ऐसे लक्षण ढूंढे जहाँ पर सजीवों में कोई उनका विरोधाभास नहीं मिले, उनका कोई अपवाद नहीं मिले, तो फिर हमने दो बातों का सेलेक्ट किया यहाँ पे, एक संवेदनशीलता और दूसरी उपापचयी क्रिया। ये वो लक्षण है जो सजीवों की निश्चित रूप से पहचान बन सकते हैं। तो बात करेंगे आगे उपापचयी क्रियाओं के बारे में ही बात करेंगे स्पेशली, और फिर लास्ट में इस बात पे आएंगे कि ये उपापचयी क्रियाएं या संवेदनशीलता किस कारण से सजीवों में होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बात करते हैं कि हमने कहा कि सजीवों में जो एक प्रमुख लक्षण बताया हमने, जिसके आधार पर सजीवों की पहचान होती है, उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाओं की बात करो तो उपापचयी क्रियाएं जिनको इंग्लिश में कहा जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। कभी कभी इनको हम शॉर्ट में मेटाबॉलिज्म भी बोल देते हैं। अगर हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं तो वर्ड बन जाएगा उपापचय। अगर हम हिंदी में यूज कर रहे हैं उपापचयी क्रियाएं तो इंग्लिश का वर्ड होगा मेटाबॉलिक रिएक्शंस। उपापचयी क्रियाएं सजीवों का एक प्रमुख लक्षण हुआ। उपापचयी क्रियाएं शरीर में होने वाली सभी वे क्रियाएं हो गई जिनमें कोई पदार्थ बन रहा है या टूट रहा है। तो हम बात करें कि बन रहा है या टूट रहा है। अगर शरीर में कोई पदार्थ बनता है या टूटता है तो हम उसको उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। अब बनने वाली क्रिया, जैसे हम उदाहरण देते हैं बात कि शरीर में कई बार आवश्यकता होती है उस हिसाब से ग्लूकोज, जैसे पौधे हैं, पौधों ने ग्लूकोज बनाया और ग्लूकोज से उन्होंने स्टार्च बना लिया, संग्रहित कर लिया स्टार्च के रूप में। तो ये वो क्रिया हो गई जो प्लस वाली है, जिसमें कोई पदार्थ बन रहा है, छोटे अणुओं से बड़ा अणु बन रहा है। तो ऐसी क्रियाएं जिनमें ऐसा काम हो रहा है वो सभी भी किस में आएगी? उपापचयी क्रिया में। अगर इसका विपरीत होगा कि जिसमें स्टार्च टूटेगा, स्टार्च टूट के ग्लूकोज बनाएगा, तो वो क्रिया भी उपापचयी क्रिया में होगी। लेकिन दोनों क्रियाएं अलग अलग प्रकार की होगी। शरीर में दोनों प्रकार की क्रियाएं हो रही है। सजीव वो है जिसमें दोनों प्रकार की क्रियाएं होती है, जिनको उपापचयी क्रियाएं कहते हैं, जो एंजाइम से कंट्रोल्ड है। तो दोनों प्रकार की क्रियाओं में कुछ बनने वाली हो गई, कुछ टूटने वाली हो गई। तो हम बात करेंगे कि इनमें बनने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं और टूटने वाली अभिक्रिया को कहते हैं। सम्मिलित रूप से दोनों को हम उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। लेकिन बनने वाली अभिक्रिया उपचय अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, उपापचय में पहला शब्द शुरू होता है उप से, तो यहां पर बनने वाली अभिक्रिया को भी हमने पहले शुरू किया उपचय से। उपचय जिसको एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शंस भी कहते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें कोई सरल पदार्थ या सरल अणु मिलकर के जटिल अणु बनाते हैं। दूसरे प्रकार की जो उपापचयी क्रियाएं हैं जिनमें कोई पदार्थ टूट रहा है, उनको हम दूसरे वर्ड से शुरू करेंगे, अपचय अभिक्रिया। इनका नाम होगा अपचय। इंग्लिश में कहलाती है कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो सजीवों में दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, या तो कोई पदार्थ बनता है या कोई पदार्थ टूटता है। दोनों ही प्रकार की अभिक्रियाओं को हम उपापचयी अभिक्रियाएं कहते हैं। ये सजीवों की पहचान है। ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की बताई, या तो उनमें कोई पदार्थ बड़ा बनता है या कोई बड़ा पदार्थ टूटता है। अगर बड़ा अणु बन रहा है तो वो अभिक्रिया उपचय कहलाएगी, अगर टूट रहा है तो वो अपचय कहलाएगी। अब देखिए, उदाहरण से बात करें कि जनरली क्या होता है कि सरल उदाहरण होते हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं और वही एग्जाम में आ जाते हैं, वहां पर हम चूक हो जाती है, हमसे चूक हो जाते हैं। उपचय अभिक्रिया की उदाहरणों की बात करें, उपचय हमने बताया कि जिनमें प्लस होता है। प्लस होता है मतलब सरल अणु जुड़ करके जटिल अणु बनाते हैं। ऐसे उदाहरणों की बात करें तो सबसे फेमस उदाहरण जो इसमें है वो उदाहरण आता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में सरल अणु जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये मिलकर के जटिल अणु जैसे कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अगर इसके अलावा और बात करें तो जैसे एक उदाहरण अभी हमने दिया था कि शरीर में ग्लूकोज से, पौधों के शरीर में ग्लूकोज से स्टार्च बनता है, जंतुओं के शरीर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सरल अणु से जटिल अणु का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा शरीर में जैसे हम बात करें
कि अमीनो अम्ल होते हैं, एमिनो एसिड, उनके जुड़ने से प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनता है, उसमें भी सरल अणु मिलकर जटिल अणु बना रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के डीएनए या आरएनए बना रहे हैं, तो वो वहां पर भी क्या हो रहा है, वहां पर भी सरल अणु मिलकर के जटिल अणु बना रहे हैं। तो सरल अणु मिलकर जहां भी जटिल अणु बनाएंगे वो हिस्सा उपापचयी अभिक्रिया का क्या कहलाएगा, उपचय अभिक्रिया, एनाबॉलिक अभिक्रिया कहलाएंगे। और दूसरा है अपचय या केटाबॉलिक। केटाबॉलिक मतलब टूटने वाली अभिक्रिया, जिनमें कोई जटिल अणु टूटता है सरल अणुओं में। अगर इसके फेमस उदाहरणों की, प्रमुख उदाहरणों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला या सबसे ज़्यादा जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए वो होता है श्वसन। श्वसन वो अभिक्रिया है जिसमें जनरली हम मान सकते हैं कि वो प्रकाश संश्लेषण का विपरीत होता है, कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं, जबकि श्वसन में इसका विपरीत होता है, ग्लूकोज टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो एक बड़ा अणु टूट करके छोटे अणुओं में बदल रहा है, तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, अपचय प्रकार की का हो गया। अगर इसी प्रकार हम दूसरे और उदाहरण की बात करें जो फेमस है, जिनके बारे में प्रश्न में जानकारी होनी चाहिए, प्रश्न आ सकता है, वो नाम है पाचन। शरीर में जो पाचन हो रहा है, पाचन क्या होता है, पाचन की सिंपल सी परिभाषा भी यही होती है कि जटिल अणुओं का सरल अणुओं में बदलना। अब जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की अभिक्रियाओं को हम अपचय भी कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें जटिल अणु सरल अणु बनते हैं उनको अपचय कहते हैं। तो पाचन भी अपने आप में किसका उदाहरण हो गया, पाचन अपने आप में उदाहरण हो गया केटाबॉलिक या अपचय प्रकार की अभिक्रिया। अब बात ये क्लियर होगी कि सजीवों में उपापचयी क्रियाएं होती है। उपापचयी क्रियाएं दो प्रकार की होती है, ये अलग जगह भी टॉपिक आ सकता है, हमारे यहीं पे हमने इसको कंप्लीट किया, क्या क्या विशेषताएं होती है दोनों प्रकार की, ये ध्यान रखें। और कुछ उदाहरण जैसे कि प्रकाश संश्लेषण का उदाहरण, जैसे कि श्वसन का उदाहरण, ये अलग जगह भी जब हम प्रकाश संश्लेषण या श्वसन पढ़ रहे हैं तब भी यहाँ पर वहाँ पर हमको ये लाइन पढ़नी होती है कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वहाँ पर भी आंसर यही आता है कि ये एक उपचय प्रकार की या एनाबॉलिक अभिक्रिया है। श्वसन में भी हम इसी बात को वहाँ जानते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने दोनों चीज़ों को क्लियर कर लिया कि किस किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो फाइनली हमने सजीव कौन है इस बात पे चर्चा करते हुए जब हम दो बातों पे पहुंचे कि सजीव वे हैं जिनमें संवेदनशीलता होती है, और दूसरा हम पहुंचे थे कि सजीव वे हैं जिनमें उपापचयी क्रियाएं होती है। तो दोनों बातों के लिए ये सजीवों की हम विशेष पहचान मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर इन दोनों गुणों के अतिरिक्त कोई बात करें तो फिर वो वृद्धि, जनन, गति, उत्सर्जन, हालांकि वो सब उपापचयी क्रियाओं में आ जाती है, फिर भी हम उनको इंडिपेंडेंटली अलग अलग बात करें तो वो भी बात हो जाती है। तो यहाँ तक एक बात पूरी होती है कि हमने शुरू किया था कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी दैट मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग्स, सजीवों का अध्ययन। फिर हमने कहा कि सजीव कौन, तो हम विभिन्न लक्षणों से घूमते हुए फाइनली हम इस बात पे पहुंचे कि सजीव वे हैं जिनमें संवेदनशीलता होती है और सजीव वे हैं जिनमें उपापचयी क्रियाएं होती है। अब प्रश्न आगे बात को बढ़ाते हैं कि ये उपापचयी क्रियाएं सजीवों के शरीर में किस स्थान पर होती है, कहाँ पर होती है, यानी इनकी लोकेशन क्या है, स्थान क्या है, जगह क्या है। कि शरीर तो बहुत बड़ा है, शरीर छोटा भी होता है। अमीबा जैसे जीवों में एक ही कोशिका होती है, मनुष्य जैसे जीव बहुकोशिकीय है, लाखों करोड़ों की संख्या में कोशिका है, बरगद का पेड़ में हमारे से भी ज़्यादा कोशिका है। तो प्रश्न उठता है कि ये जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती है, जिनके कुछ के उदाहरण हमने सामने लिख रखे हैं, ये क्रियाएं इनका स्थान कौन सा है, ये कौन सी जगह पर होती है, लोकेशन कहाँ पर है। जैसे उदाहरण से शुरू करें कि जैसे हम बात करें श्वसन से, तो हम बात करें कि श्वसन कहाँ होता है, तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। एक आंसर ये हो सकता है कि श्वसन फेफड़ों में होता है। दूसरा आंसर आया कि श्वसन मछलियों में गलफड़ों में या गिल्स में या क्लोम में होता है। केंचुए में बात करें तो ये आंसर हो सकता है कि श्वसन त्वचा से होता है, नम त्वचा से होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं जहाँ पर श्वसन की जगह हम अलग अलग बता रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि जो हमने ये जगह बताई है, जैसे हमने कहा कि मनुष्य में फेफड़े, पौधों में रंध्र, हमने कहा कि केंचुए में त्वचा, मछलियों में गिल्स, क्या ये जगह श्वसन की जगह है क्या
ये स्थान जो हम बता रहे हैं ये श्वसन के स्थल हैं क्या, जबकि ये श्वसन के स्थल नहीं होकर के इनको हम कहते हैं एक्चुअल में गैसीय विनिमय के स्थल, गैसों के आदान प्रदान के स्थल कहलाते हैं ये, न कि श्वसन के स्थल। श्वसन जैसे हमने सांस लिया, वायु अंदर गई, फेफड़ों में पहुंची, वहां से वायु वहीं रहेगी या आगे जा रही है? अगर वहीं रहती, वहीं काम में आती, तब तो हम बोलते हैं कि श्वसन फेफड़ों में होता है। लेकिन ये तो निश्चित है कि वहां से ऑक्सीजन ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके पूरे शरीर में जाती है और वहां पर वो उसके काम में आती है, CO2 बनती है, वहां से वो वापस CO2 फेफड़ों में आती है और बाहर जाती है। तो श्वसन का अगर अंग फेफड़ा होता तो फिर वायु फेफड़ों में ही रुकती, वहीं पे श्वसन हो जाता, वहीं पे ऊर्जा मिल जाती। ऐसे ही मछलियों में या अन्य जीवों में बात करो तो जो हमने नाम बोले थे अभी, गिल्स, त्वचा या रंध्र, जो भी नाम हमने बोले हैं वे सभी नाम श्वसन के स्थल नहीं कहलाते हैं, वे सभी स्थान कहलाते हैं गैसीय विनिमय के स्थान। तो फिर श्वसन कहाँ होता है, इसको समझने के लिए हमको एक उदाहरण लेना होगा, जो उदाहरण होगा एक कोशिकीय जीवों का, कि जैसे एक कोशिकीय जीव है अमीबा। अब है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय है तो निश्चित रूप से इसमें कोई फेफड़े नहीं होंगे, इसमें गिल्स नहीं होंगे, इसमें रंध्र नहीं होंगे, ये जो भी नाम हमने बोले वो नहीं होंगे। तो प्रश्न उठता है कि अगर वो नहीं है तो क्या श्वसन नहीं होता है इनमें? अब हम कहते हैं कि अमीबा में श्वसन भी होता है। अगर श्वसन होता है और अभी हमने थोड़ी देर पहले जो जो नाम बोले वो इसमें नहीं पाए जाते हैं, तो फिर प्रश्न उठता है कि श्वसन अमीबा में होता क्या है? तो श्वसन अमीबा में कहाँ हो सकता है? अमीबा के पास कोशिका कितनी है? अमीबा के पास कोशिका है मात्र एक, और उसी एक कोशिका से ही जो कुछ होना है वो होगा। उस एक कोशिका से ही वो उसी से जल में उपस्थित ऑक्सीजन ले लेता है, जल में ही CO2 को छोड़ देता है। तो ये सारे काम यानी गैसों को लेना और देना ये तो उस कोशिका से ही हो गए। अब वो ऑक्सीजन कहाँ गई? वो ऑक्सीजन गई कोशिका के अंदर। CO2 कहाँ से आई है? कोशिका से बाहर। और O2 का यूज और CO2 का बनना ये दोनों काम होते हैं कोशिका में। तो फिर अमीबा में ये काम कहाँ हो रहा है? श्वसन, जिसमें हम कहते हैं कि ऑक्सीजन यूज आ रही है, CO2 बनती है। यहाँ हम एक उदाहरण देख रहे हैं कि अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में O2 अंदर जा रही है, CO2 कोशिका से बाहर आ रही है। तो फिर इसका मतलब ये प्रूव हो जाता है कि अमीबा में श्वसन इस कोशिका में होता है, कोशिका में होता है। तो श्वसन का स्थल अमीबा के लिए क्या हुआ? श्वसन का स्थल अमीबा के लिए हुआ कोशिका। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया थी? श्वसन उपापचयी अभिक्रिया थी। तो श्वसन अगर उपापचयी अभिक्रिया है, हम कह रहे हैं कि श्वसन अमीबा जैसे जीवों में कोशिका के अंदर हो रहा है, तो हम इसका आंसर वैसे भी बना सकते हैं कि उपापचयी क्रियाएं कहाँ हो रही है? अमीबा में, तो कोशिका के अंदर हो रही है। अगर हम इसी उदाहरण को, ऐसे ही उदाहरणों को अगर हम बड़े जीवों में देखें, मनुष्य जैसे जीवों में देखें, जैसे मनुष्य में ही बात करें कि हमने वायु ली, फेफड़ों में गई, फेफड़ों से वो ब्लड में मिक्स हुई, ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होकर कोशिका में पहुंची, फाइनली वहीं पहुंच गए हम जहां अमीबा में थे। कि मनुष्य में भी ऑक्सीजन कहाँ पहुंची है? कोशिका में। और वहां कोशिका में वो ऑक्सीजन काम में आएगी, श्वसन के काम में आएगी, वहां पर उसे CO2 बनेगी, CO2 वापस ब्लड के साथ आकर के फेफड़ों में आएगी और बाहर निकाल दी जाएगी। तो मनुष्य में भी O2 और CO2, O2 का यूज और CO2 का प्रोडक्शन, ऑक्सीजन का काम में आना और CO2 का बनना जो कि श्वसन में होता है, मनुष्य में भी कहाँ हुआ? कोशिकाओं में हुआ। तो हम एक उदाहरण से समझते हुए हम घूम फिर करके इस बात पे पहुंच जाते हैं कि उपापचयी क्रियाएं निश्चित रूप से कोशिका के अंदर संपन्न होती है। तो उपापचयी क्रियाएं जितनी भी होती है शरीर में, अगर हम उनको एक एक उदाहरण से, और कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे पाचन ले सकते हैं। अमीबा में पाचन कहाँ होगा? अमीबा ने भोजन ग्रहण किया, कोशिका के अंदर गया, कोशिका के अंदर वो पचित होगा। तो अमीबा में वो भोजन कोशिका के अंदर पाचन हो रहा है। तो पाचन अमीबा के लिए किस प्रकार, कहाँ पर, जो कि पाचन जो कि उपापचयी अभिक्रिया थी, अमीबा में कहाँ संपन्न हुई? कोशिका में संपन्न हुई। तो यही बात क्लियर हो जाती है
कि जो उपापचयी क्रियाएं हैं, चाहे वो पाचन है, श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण की सोच के देख लो, पत्तियों में होता है, लेकिन पत्तियों में कौन सी जगह होता है? तो पत्तियों में मेसोफिल की कोशिकाओं में होता है। तो आंसर कहाँ पहुंच रहे हैं हम? हर उपापचयी क्रिया को अगर हम उदाहरण से देखते हुए पहुंचे तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं कोशिकाओं में। तो सभी प्रकार की उपापचयी क्रियाएं, उनका स्थान कहाँ पे पहुंच गए हम? कोशिकाओं में। तो उपापचयी क्रियाएं होने के लिए कोशिका होनी चाहिए, और अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि सजीव होने के लिए उसमें उपापचयी क्रियाएं होनी चाहिए। तो हम इसी बात को संबंध बनाते हुए दोबारा बोल सकते हैं कि सजीव होने के लिए कोशिका चाहिए। जब हमने शुरू किया कि सजीव कौन, फिर हम इस बात पे पहुंचे कि सजीव वे हैं जिनमें उपापचयी क्रियाएं होती है, और हम ढूंढते ढूंढते इस बात पे भी पहुंच गए कि उपापचयी क्रियाएं कहाँ होती है, तो हम पहुंचे कोशिका में। तो जब उपापचयी क्रियाएं कोशिका में हो रही है, उपापचयी क्रियाएं को सजीव के लिए पहचान का स्थान हुआ, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सजीव वो होंगे, सजीव वे होंगे जिनमें न्यूनतम एक कोशिका होगी। न्यूनतम एक क्यों? क्योंकि अमीबा जैसे जीवों में तो एक ही कोशिका है, वो भी सजीव हुआ क्योंकि उसमें क्या हो रही है? उपापचयी क्रियाएं। तो उपापचयी क्रियाएं अगर अमीबा में हो रही है, अमीबा एक कोशिकीय है, तो निश्चित रूप से ये हो गया कि एक कोशिकीय है जितने भी, वो भी सजीव है। मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय है, वे भी सजीव है। तो हम इस बात पे पहुंच जाते हैं घूमते फिरते कि सजीव वे हैं जिनमें उपापचयी क्रियाएं होती है, और दूसरी बात में हम पहुंच गए कि उपापचयी क्रियाओं के होने के लिए कोशिका की आवश्यकता होती है, न्यूनतम एक कोशिका की आवश्यकता होती है। तो फाइनली हम इस बात को, हमारी बात को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सजीव वे हैं जिनमें न्यूनतम एक कोशिका होती है। तो हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और हमारी लाइन क्लियर होगी बन करके कि सजीव कौन? सजीव वे हैं जिनमें न्यूनतम एक कोशिका होती है। उपापचयी क्रियाएं होने के लिए कोशिका चाहिए, और कोशिका कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम कोशिका एक होनी चाहिए। तो सजीव वे हुए जिनमें न्यूनतम एक कोशिका होती है। अब चाहे वो अमीबा जैसा जीव है जिसमें एक कोशिका है, पैरामीशियम, अमीबा, युग्लिना, जितने भी एक कोशिकीय जीव है वो भी सजीव की श्रेणी में आ गए। जितने भी ये बहुकोशिकीय हैं, पेड़ है, पादप है, जंतु है, मनुष्य है, ये भी सजीव की श्रेणी में आ गए, क्योंकि इनमें भी न्यूनतम एक कोशिका तो होती है, अधिकतम तो लाखों करोड़ों की संख्या में होती है, लेकिन न्यूनतम एक कोशिका होनी चाहिए। ये हमारी एक घूम फिर करके एक परिभाषा पे आ गए, सजीवों की परिभाषा पे। तो सजीवों की परिभाषा जो हमने शुरू की थी, वृद्धि, जनन, गति, वहां से आगे बढ़ते हुए संवेदनशीलता, उपापचयी क्रियाएं, और उपापचयी क्रियाओं का स्थल कौन सा हुआ? तो कोशिका हुआ। कोशिका हुआ तो हम इस बात पे पहुंच गए कि सजीव वे हैं जिनमें न्यूनतम एक कोशिका होती है। अगर हम कोशिका शब्द पे थोड़ी सी चर्चा करें, जिसके बारे में बाद में विस्तार से चर्चा की जाएगी साइटोलॉजी में, अगर हम कोशिका या सेल शब्द पे चर्चा करें तो कोशिका में सबसे पहली जानकारी जो हमें जानना चाहिए था या जानना होता है, वो होता है कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई। तो कोशिका की खोज में हम पढ़ते हैं कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई। अब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की जो खोज की थी वो किस चीज में की थी, कहाँ की थी, वो उस पर डिस्कस करें। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी कॉर्क के टुकड़े में। अब कॉर्क का टुकड़ा क्या था? लकड़ी है, वुड है। तो क्या लकड़ी जो होती है, सूखी हुई लकड़ी है या कोई भी लकड़ी है जिससे फर्नीचर बना हुआ है हमारा, क्या वो लकड़ी के टुकड़े में कोशिका है या नहीं, है प्रश्न उठता है। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने तो कॉर्क के टुकड़े में ही देखा था जो कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो रॉबर्ट हुक के अनुसार तो उस लकड़ी के टुकड़े में कोशिका है। रॉबर्ट हुक ने इस तरह की संरचनाएं देखी थी, और इन तरह की संरचनाओं को लैटिन भाषा के एक शब्द सेलुला के बेस पर इनका नाम रखा गया बाद में सेल। सेलुला जिसका अर्थ होता है चेम्बर, चेम्बर यानी कोस्ट। तो उस कॉर्क के टुकड़े में कोस्ट जैसी संरचनाएं थी।
उस कोष्ठ जैसी संरचनाओं को रॉबर्ट हुक द्वारा सेल समझा गया, सेल कहा गया। अब बात उठती है कि क्या ये जो सेल रॉबर्ट हुक ने देखी थी, क्या वो सजीव की पहचान वाली सेल है या नहीं है। जैसे हमने अभी कहा कि सजीव वो होते हैं जिनमें न्यूनतम एक कोशिका होती है। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के टुकड़े में बहुत सारी कोशिकाएं देखी, तो क्या वो कॉर्क का टुकड़ा जो रॉबर्ट हुक के पास था, या आज हमारे पास कोई लकड़ी का टुकड़ा है, डस्टर है, फर्नीचर है, चेयर है, कोई भी लकड़ी की चीज है जिसमें कि क्या होनी चाहिए, कोशिकाएं होनी चाहिए। रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क के टुकड़े में देखा तो किसी भी लकड़ी के टुकड़े में कोशिकाएं होनी चाहिए। तो अगर वो लकड़ी का टुकड़ा या कॉर्क का टुकड़ा जिसमें कोशिकाएं है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक, तो क्या फिर वो सजीव है। क्योंकि हमारी परिभाषा क्या थी, हमारी परिभाषा थी कि सजीव वे हैं जिनमें न्यूनतम एक कोशिका होती है। और रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के टुकड़े में बहुत सारी कोशिकाएं देखी, तो कॉर्क का टुकड़ा सजीव है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि जनरली जो लकड़ी के टुकड़े हैं, फर्नीचर है, ये सारे के सारे सजीव में तो कैटेगराइज नहीं होते, ये सब हिस्से कहलाते हैं निर्जीव। तो फिर हमारी परिभाषा में क्या दिक्कत आ गई, हमने जो बात की उसमें कहाँ दिक्कत आ गई। हमने जो बात की थी वो बात ये थी कि सजीव वे हैं जिनमें न्यूनतम एक कोशिका होती है। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि कॉर्क के टुकड़े में या लकड़ी के टुकड़े में या फर्नीचर में जो लकड़ी से बना हुआ है उसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, फिर भी वो निर्जीव है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि एक कोशिका होती तो सजीव होता, एक तरफ हम कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं फिर भी वो निर्जीव है। ऐसा क्यों? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क के टुकड़े में कोशिकाएं देखी थी वो कोशिकाएं जीवित नहीं थी, वो कोशिकाएं मृत थी। इसका मतलब हमारी परिभाषा में कमी रह गई। हमारी परिभाषा में कमी रह गई कि हमने लिखा सजीव कौन, कि जिसमें न्यूनतम एक कोशिका हो, लेकिन यहां पर यह बात आती है कि कोशिका तो मृत भी हो सकती है जैसे कि कॉर्क के टुकड़े में है। तो परिभाषा में कमी रहेगी, उसको दुरुस्त करते हैं, उसको ठीक करते हैं कि सजीव वे हैं जिनमें न्यूनतम एक कैसी कोशिका होनी चाहिए, जीवित कोशिका होनी चाहिए। अगर उसमें मृत कोशिका है तो फिर वो सजीव नहीं हो सकता, सजीव का पार्ट नहीं हो सकता। तो हमारी परिभाषा में हमने परिवर्तन करते हुए हम इस बात पे पहुंच गए कि सजीव वे हैं जिनमें न्यूनतम एक जीवित कोशिका होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लकड़ी के टुकड़ों में हम देखते हैं कि उनमें कोशिकाएं तो होती है बट वो कोशिकाएं मृत होती है, और इसी कारण वो लकड़ी का टुकड़ा या वो कॉर्क का टुकड़ा सजीव नहीं कहलाता है। तो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा था, एक्चुअल में वो कोशिकाएं रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई थी, वो कोशिकाएं कैसी थी, मृत कोशिकाएं थी। तो मृत कोशिकाओं में कौन सी चीज रॉबर्ट हुक ने देखी, ये जो बाउंड्री वाल दिख रही है, ये एक्चुअल में जो बाउंड्री वाल सी दिख रही है, बाउंड्री वाल क्या है फिर? अगर ये कोशिका है, मृत है, तो मृत कोशिका में ऐसी क्या चीज है जो रॉबर्ट हुक को दिखाई दे रही है या हमको डायग्राम में दिखाई दे रही है? तो ये चीजें जो दिखाई दे रही है ये एक्चुअल में है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो मृत कोशिका अगर पादप कोशिका है और मृत है तो भी उसमें क्या मिल सकता है, कोशिका भित्ति मिल सकती है। जो आगे हम बात करेंगे साइटोलॉजी में तब ये बात आएगी भी कि पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो जीवित संरचना नहीं होती है, वो एक मृत संरचना होती है। तो पादप कोशिका में रॉबर्ट हुक ने जो कोशिकाएं देखी थी, उन कोशिकाओं का में जो चीज उन्होंने देखी थी एक्चुअल में वो क्या थी, कोशिका भित्ति थी। कभी ऐसा प्रश्न आता है कि कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा, तो हम इसका आंसर यहां से ला सकते हैं। कोशिका भित्ति को सबसे पहले देखने वाला व्यक्ति था रॉबर्ट हुक। और ये कोशिकाएं कैसी थी, मृत कोशिकाएं, और उनमें केवल क्या पाई जा रही थी, कोशिका भित्ति। तो हम कह सकते हैं कि मृत कोशिकाएं अगर पादप कोशिका है तो निश्चित रूप से उसमें कोई ना कोई संरचना तो बची हुई है, और वो बची हुई संरचना कहलाती है कोशिका भित्ति। ऐसी बची हुई संरचना जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। अगर होती है तो फिर वो कोशिका भित्ति से बनी हुई नहीं होती है, वो दूसरी चीज़ों से, उनके अंदर संग्रहित पदार्थ, मैट्रिक्स या फिर पेलिकल, ऐसी संरचना से हो सकती है। पादप कोशिका जब मृत हो जाती है तो उसमें एक चीज जरूर बचती है और वो होती है कोशिका भित्ति। तो बात क्लियर हो गई कि रॉबर्ट हुक जिन्होंने कोशिका की खोज की थी वो कोशिका जीवित न होकर के मृत कोशिका थी।
और मृत कोशिका वाला पार्ट कभी भी सजीव नहीं हो सकता, वो निर्जीव होता है। इसलिए हमको परिभाषा में परिवर्तन करना पड़ा और हमने कहा कि सजीव वे होते हैं जिनमें न्यूनतम एक जीवित कोशिका होती है, न्यूनतम एक जीवित कोशिका उनमें होनी चाहिए। चलिए बात को आगे बढ़ाएं। तो अगर हम कहते हैं कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, वो कोशिका मृत थी, तो फिर प्रश्न उठता है कि जीवित कोशिका को देखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अगर रॉबर्ट हुक कोशिका को देखने वाला प्रथम व्यक्ति था, लेकिन उसने जो देखी वो मृत कोशिका थी, तो प्रश्न सीधा सीधा उठता है कि पहली बार जीवित कोशिका किसने देखी? देन आंसर आता है भाई एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। रॉबर्ट हुक ने जो देखी थी वो मृत कोशिका थी, तो जीवित कोशिका देखने वाला व्यक्ति था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1674 में सबसे पहले प्रोटिस्ट को देखा। प्रोटिस्ट का मतलब एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। प्रोटिस्टा जब हम 5 जगत अवधारणा 5 किंगडम हाइपोथेसिस पढ़ते हैं तो उसमें दूसरा किंगडम, दूसरा जगत आता है प्रोटिस्टा, और उसकी पहचान होती है कि वे जीव जो यूकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, वो प्रोटिस्टा में आते हैं। तो 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका देखी थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और वो कोशिका थी प्रोटिस्ट की। इसके बाद उन्होंने 1683 में बैक्टीरिया को भी देखा था। अपने दांतों के मेल में उन्होंने बैक्टीरिया को भी देखा था। और ये जो बैक्टीरिया था, ये कौन सी कोशिका होती है? ये प्रोकैरियोटिक होती है। तो यूकैरियोटिक जीवित कोशिका को पहली बार देखने वाला भी ल्यूवेनहॉक, और प्रोकैरियोटिक जीवित कोशिका को पहली बार देखने वाला भी ल्यूवेनहॉक। तो कभी भी प्रश्न ऐसा आता है कि सबसे पहले जीवित कोशिका किसके द्वारा देखेगी, देन आंसर देना एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। शॉर्ट में याद कीजिएगा, ल्यूवेनहॉक कोशिका को सबसे पहले देखने वाला रॉबर्ट हुक, और जीवित कोशिका को सबसे पहले देखने वाला ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इनको देखा, प्रोटिस्ट को देखा, बैक्टीरिया को देखा। इसके अलावा अगर हम कभी ल्यूवेनहॉक की बात करें तो शुक्राणु यानी स्पर्मेटोजोआ, उसको सबसे पहले देखने वाला व्यक्ति भी ल्यूवेनहॉक था। तो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले इन जीवों को देखा था। तो हम इस बात पे पहुंच जाते हैं कि जीवित कोशिका को देखने वाला व्यक्ति, सबसे पहले देखने वाला व्यक्ति कौन था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो हमारी बात जहां से शुरू हुई उसको आगे बढ़ाते हैं। हमने बात शुरू की थी कि हमारी बात यहां से शुरू थी इस जगह से कि बायोलॉजी क्या? बायोलॉजी सजीवों का अध्ययन। सजीव कौन? सजीव कौन में हमने कुछ कैरेक्टर्स बताए थे, जैसे वृद्धि, गति, जनन, लेकिन ये सफिशिएंट कैरेक्टर्स नहीं थे। फाइनली हम 2 कैरेक्टर ऐसे पहुंचे जिस पर हमने कहा कि ये सफिशिएंट है, संवेदनशीलता और उपापचयी क्रियाएं। ये सजीवों की पहचान होती है। फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा कि उपापचयी क्रियाएं क्या होती है, तो हमने कहा कि उपापचयी क्रियाएं वे हैं जिनमें शरीर में कोई पदार्थ बनता है या टूटता है, और बनने और टूटने दोनों प्रकार की क्रियाओं को हम उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। बनने वाली अभिक्रियाएं उपचय थी, टूटने वाली अपचय थी। और इन क्रियाओं का स्थान होता है जो कहाँ ये क्रियाएं होती है, तो हम पहुंचे थे कि ये स्थान होता है कोशिका। तो सजीवों में कोशिका वो स्थान होगी जहाँ उपापचयी क्रियाएं होती थी। फिर हमने आगे बढ़ाए तो हमने एक परिभाषा क्लियर कर दी कि सजीव वे हैं जिनमें न्यूनतम एक कोशिका होती है। फिर हमने कहा कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, लेकिन वो कोशिका मृत थी, क्या उसको सजीव कहा जा सकता? तो हमने बात में घूम फिर करके हमारी बात ये क्लियर हो जाती है कि एक मृत कोशिका सजीव की पहचान नहीं हो सकती। सजीव की पहचान होने के लिए उसमें एक न्यूनतम एक जीवित कोशिका का होना अनिवार्य है। ये परिभाषा हमने परिवर्तित कर दी थी। फिर हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि जीवित और मृत कोशिका की खोज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। याद रखना इन बातों को, ये प्रश्न और जगह भी हमारे काम में आते हैं। ल्यूवेनहॉक के बारे में विशेष रूप से याद रखना कि जब भी इस तरह का प्रश्न आए, पहली बार यूकैरियोटिक कोशिका देखने वाला,
पहली बार प्रोकैरियोटिक कोशिका देखने वाला, पहली बार बैक्टीरिया देखने वाला, शुक्राणु जैसी संरचना को पहली बार देखने वाला, ये सब नामों में एक ही आंसर आता है ल्यूवेनहॉक। और हम जानते हैं ल्यूवेनहॉक ने इसी कारण, क्योंकि उसने सूक्ष्म चीज़ों का अध्ययन किया था, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया था, इसीलिए ल्यूवेनहॉक को हम फ्यूचर में जब हम बात करेंगे तो ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं कि हमारे एक क्लियर हो गई सजीव वे हैं जिनमें न्यूनतम एक जीवित कोशिका होती है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न उठता है कि जीवित कोशिका की क्या पहचान है। एक जीवित कोशिका को हम किस तरह से मृत कोशिका से पहचानेंगे कि ये कोशिका मृत है, ये कोशिका जीवित है, इसको हम किस तरह से पहचाने। तो जैसे डायग्राम में देखें हम कि रॉबर्ट हुक ने जिसको देखा था उसी चीज़ का हम डायग्राम बना रहे हैं इस तरह से, और ये डायग्राम था रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कोशिका का। ये रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कोशिका है और इसमें जो उन्होंने देखा था वो चीज़ थी सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। अब अगर हम जीवित कोशिका और एक मृत कोशिका में अंतर की बात कर रहे हैं तो अगर हम जीवित कोशिका का इसी तरह की जीवित कोशिका का डायग्राम बनाना चाहें तो हम इस तरह से उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। ये चीज़ तो वो है जो रॉबर्ट हुक ने भी देखी थी, इसमें कुछ परिवर्तन करेंगे कि इसके अंदर कुछ झिल्ली जैसी संरचना जिसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं, अंदर लिक्विड जिसको हम जीव द्रव्य कहते हैं, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऐसी चीज़ें जो अंदर पाई जा रही है, इन सब चीज़ों के होने या नहीं होने इसी बेस पर जीवित और मृत कोशिका का अंतर है। अगर कोई कोशिका ऐसी है जिसमें ऐसे अंदर की चीज़ें, वापस सुन ले एक बार नाम, जैसे कोशिका झिल्ली, जैसे जीव द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, हरित लवक, गोल्जिका, ईआर, ये सारी चीज़ें अगर नाम बोले, अगर हम इनकी जगह एक वर्ड का यूज़ करना चाहें जिस वर्ड में ये सारी चीज़ें आ जाए तो वो वर्ड है प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। तो अगर हम इनको अलग अलग नहीं बोलना चाहें, सजीव कोशिका की पहचान क्या है, अगर हम इनको अलग अलग नहीं बोलना चाहें कि सजीव की कोशिका वो है जिसमें केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अगर हम इनको अलग अलग नहीं बोलना चाहें तो हम एक वन वर्ड में, एक वन सेंटेंस में बोल सकते हैं कि सजीव वे हैं या सजीव कोशिका वह कोशिका है जिसमें जीव द्रव्य पाया जाता है। ये हम इसको एक पहचान के रूप में ले सकते हैं। तो सजीव कोशिका और निर्जीव कोशिका में अगर हम भेद करना चाहें तो इस तरह से एक भेद पहली बार में तैयार हो गया और ये बहुत बड़ा है क्योंकि बाकी के जो डिफरेंसेज है वो इसी में इंक्लूड हो गए, सारे केंद्र, कोशिका द्रव्य, सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई। एक लाइन में बोल दीजिए कि जीवित कोशिका वो है जिसमें जीव द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक होना नहीं होना कोई कंपलसरी नहीं, हम जानते हैं मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स, स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। बहुत सारी कोशिकाएं और होगी जिनमें दूसरे कोशिकांग नहीं होंगे। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता। तो कोशिकांग किसी कोशिका के जीवित या मृत होने की पहचान नहीं होती है। कौन सी चीज़ है जो किसी कोशिका के जीवित या मृत होने की पहचान है, तो वो होता है जीव द्रव्य। और अगर हम दूसरा शब्द बोलें जीव द्रव्य के अलावा बोलना चाहें तो जैसे हम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली, जिसको हम सामान्य भाषा में कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली भी आप देखेंगे तो केवल जीवित कोशिका में ही मिलती है। वो कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं है उसमें भी प्लाज्मा झिल्ली होगी, जैसे कि आरबीसी, मैच्योर आरबीसी बताई थी अभी स्तनधारियों की, जिसमें हमने कहा कि केंद्रक नहीं है, उसमें भी क्या चीज़ होगी, प्लाज्मा झिल्ली होगी। तो प्लाज्मा झिल्ली और जीव द्रव्य ये सजीवों की पहचान है। लेकिन क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा झिल्ली जीव द्रव्य का ही भाग है, का ही पार्ट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जीव द्रव्य को यूनिक मान लो। अब जीव द्रव्य को यूनिक मानते हुए बोल दीजिए कि जीव द्रव्य वो संरचना है, वो चीज है जो एक जीवित कोशिका की पहचान होती है। झिल्ली अपने आप आ गई उसके साथ।
अगर हमने प्रोटोप्लाज्म वर्ड यूज कर लिया देन इसके अंदर झिल्ली अपने आप आ जाती है, तो झिल्ली को अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो सजीव कोशिका या जीवित कोशिका जो कि सजीवों की पहचान है, एक जीवित कोशिका होनी चाहिए न्यूनतम सजीवों में, जो कि एक सजीव की पहचान है। तो बात है कि जीवित कोशिका की क्या पहचान है, देन आंसर आ गया हमारे पास कि जीवित कोशिका वो है जिसमें जीव द्रव्य होता है। एक मृत कोशिका में कभी भी जीव द्रव्य नहीं हो सकता, उसमें अगर वो पादप कोशिका है तो कोशिका भित्ति जरूर मिल सकती है, लेकिन उसमें जीव द्रव्य नहीं होगा। तो ये एक जीवित कोशिका की पहचान हो जाती है। तो अब फाइनली जो बात क्लियर होती है वो हम बात को इस तरह से लिख सकते हैं कि सजीव वे हैं जिनमें न्यूनतम एक जीवित कोशिका होती है, और जीवित कोशिका की पहचान, जीवित कोशिका की पहचान उसमें पाए जाने वाले जीव द्रव्य से होती है। ये हमारी एक परिभाषा तैयार हो गई सजीवों के बारे में कि सजीव कौन है जिनमें न्यूनतम एक जीवित कोशिका होती है, जीवित कोशिका की पहचान होती है उसमें पाए जाने वाले जीव द्रव्य से। तो बायोलॉजी जिसके बारे में हमने शुरू किया था कि बायोलॉजी क्या था, बायोलॉजी जिसमें हमने कहा था कि सजीवों का अध्ययन। तो सजीवों का अध्ययन में ये बात हमारा प्रश्न पहला यही था कि सजीव कौन, तो सजीव की परिभाषा ये आ गई, सजीव वे हैं जिनमें न्यूनतम एक। तो बायोलॉजी क्या हो गई, बायोलॉजी वो हो गई कि वे हम सजीवों का अध्ययन करेंगे। अब सजीवों की अलग अलग चीज़ों का, उनमें होने वाली क्रियाओं का अध्ययन भी करेंगे, किस प्रकार से वो संतान उत्पन्न करते हैं वो भी पढ़ते हैं जनन में। तो वो सारी चीज़ें बायोलॉजी के अंदर आ जाती है। अब चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि बायोलॉजी जो वर्ड था जिसको हिंदी में हम कहते हैं जीव विज्ञान, ये बायोलॉजी वर्ड सबसे पहले किसने दिया। अगर हम इस बात पे डिस्कस कर लें तो ये भी प्रश्न बनता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए बायोलॉजी वर्ड बहुत बार यूज हुआ है, पहले काफ़ी समय तक यूज हुआ, लेकिन एज ए सब्जेक्ट एक विषय के रूप में अगर हम बायोलॉजी शब्द की बात करें तो बायोलॉजी शब्द का यूज किया था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। तो लेमार्क, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क जो कि इवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं वही लेमार्क, वह ट्रेविरेनस, ये वो थे जिन्होंने इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। लेमार्क व ट्रेविरेनस ने एज ए सब्जेक्ट एक विषय के रूप में बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। तो बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले उपयोग करने वाले व्यक्ति हो गए लेमार्क व ट्रेविरेनस। ये ध्यान रखेंगे, कंपटीशन में पूछा जा सकता है। इसके अलावा दूसरी बात करें कि किस व्यक्ति को हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करो, फादर किसको कहते हैं, साइंस में बहुत जगह पर ऐसा आता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जैसे ग्रिगर जॉन मेंडल होते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पे सिंपल से शुरुआत में हम बात कर रहे हैं हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, कि जनक कौन था। जनक किसको कहा जाता है, वह व्यक्ति जिसने किसी विषय का सबसे पहले व्यवस्थित अध्ययन प्रारंभ कराया, सबसे पहले एक बैलेंस्ड एक सीक्वेंस में स्टडी जिसने शुरू की थी, वो व्यक्ति उस ब्रांच का फादर कहलाता है, जनक कहलाता है। तो जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाएगा, इस बारे में बात करते हैं। जीव विज्ञान का जनक कहलाता है अरस्तु। अरस्तु को हम जीव विज्ञान के जनक कहते हैं, बायोलॉजी का फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। अरस्तु को इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाता है एरिस्टोटल। और कई बार ध्यान रखें, विशेष बात है कि कई बार प्रश्न इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल जो पेपर होते हैं, सब में बाइलिंगुअल पेपर आते हैं, दो भाषा में पेपर आते हैं। एक भाषा इंग्लिश की होती है, उसमें मान लीजिए ये लिखा हुआ आ गया एरिस्टोटल, और जो हिंदी का
प्रश्न है उसमें लिखा हुआ आ गया इस तरह से। अब वो जो नाम हम हिंदी में रट के गए थे या हमको याद था, वो नाम तो उस प्रश्न में आया ही नहीं, अरस्तु तो वहाँ आया ही नहीं। इंग्लिश में इस तरह से आ गया, हिंदी में इस तरह से आ गया। तो ऐसे कोई ज़्यादा नाम नहीं है बायो में, लेकिन जहाँ जहाँ भी ऐसा आता है कि हिंदी में उनको वैसे भी लिखा जाता है, तो वहाँ आप उन दोनों का ध्यान रखें। अगर आप अरस्तु याद कर रहे हैं, देन आप एरिस्टोटल भी याद कीजिएगा। तो अरस्तु या एरिस्टोटल वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले जीव विज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन प्रारंभ कराया, इसीलिए हम अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। देखिए, अब बात आती है कि हमने सारी चीज़ों की बात कर ली, हमने बात की कि बायोलॉजी क्या है। फाइनली हम पहुंच गए थे कि बायोलॉजी, जीव विज्ञान वह शाखा है जिसमें हम सजीवों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। फिर सजीव कौन थे, तो उसकी परिभाषा फाइनली ये तैयार हो गई कि सजीव वे हैं जिनमें न्यूनतम एक जीवित कोशिका होती है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे, वो आगे। अब बायोलॉजी की ब्रांचेज, शाखाओं की बात करें, हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे टॉपिक की बात कर रहे हैं कि जीव विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी होती है। तो जीव विज्ञान में हम देखें या बायोलॉजी में हम देखें तो बहुत सारी शाखाएं होती है, क्योंकि मॉडर्न में तो आज के ज़माने में तो देखिए उसमें बहुत सारी नई ब्रांचेज भी जुड़ गई, लेकिन कुछ तो ट्रेडिशनल ब्रांचेज है जो पुराने समय से चल रही है, वो शाखाएं तो है ही है अभी तक। और वो शाखाएं कौन कौन सी है, जैसे हमने कॉमनली 2-3 शाखाओं के नाम हमने बहुत सुन रखे भाई, जैसे कि बॉटनी, जिसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं, जूलॉजी, जिसको जंतु विज्ञान कहते हैं, प्राणी विज्ञान भी बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, जिसको हम सूक्ष्म जीव विज्ञान या सूक्ष्म जैविकी कहते हैं। तो ये 3 ऐसी ब्रांचेस थी जो बड़ी फेमस थी भाई, कि वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और माइक्रोबायोलॉजी। हम बात करें इन तीनों के बारे में, थोड़ा थोड़ा हमको जनरल आइडिया सबको है इसका कि बॉटनी क्या है, जूलॉजी क्या है। यह बॉटनी जो कि शब्द बना था बोटेन से, बोटेन जिसका अर्थ था टू ग्रेज। ग्रेज का मतलब होता है जिसे पशु चरते हैं उसको बोलते हैं ग्रेज, यानी चरना। तो बॉटनी शब्द का जो अर्थ निकल के आएगा वो पशुओं के चढ़ने वाली चीज़ से निकल के आएगा, और पशुओं की चढ़ने वाली चीज़ होते हैं पादप, तो बॉटनी हो गई पादपों का अध्ययन। अगर हम बात करें फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी की बात करें, यानी वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करें, तो वहां पर एक नाम आता है थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस वो व्यक्ति था जिसको हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। इसी प्रकार चलिए दूसरी ब्रांच की बात करें। दूसरी ब्रांच की बात करें तो वो है जूलॉजी। जूलॉजी क्या है? जूलॉजी जो वर्ड बना वो बना है जोवास प्लस लोगोस से। जोवास का मतलब जंतु, एनिमल्स, और लोगोस का मतलब वही है अध्ययन करना। तो जूलॉजी वो हुआ जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। एनिमल्स क्या होते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं, वो अलग से आ जाता है। फिर हम बात करेंगे हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक की बात करें तो यहां पर फिर उस व्यक्ति का नाम आ जाता है जो हमने थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अरस्तु, एरिस्टोटल, जिसका नाम हमने कहा। इस तरह से भी याद रखना आपको। फिर हम आते हैं, ये बात हो गई हमारी 2 ब्रांचेज। तीसरी ब्रांच जो बायो की फेमस है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम सूक्ष्म जीवों का, और वो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, वो छोटे पौधे हो सकते हैं, वो छोटे जंतु हो सकते हैं जैसे प्रोटोजोअन्स। जिन जीवों को हम विदाउट माइक्रोस्कोप नेकेड आइज से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम बात करेंगे हु इज द
फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान या सूक्ष्म जीव जगत का जनक किसको कहा जाए? तो ये नाम हमने पहले भी बता दिया था और ये नाम वही रहेगा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो ये एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो ये बायोलॉजी की 3 प्रमुख ब्रांचेज है। इसके अलावा बहुत सारी ब्रांचेज है, जैसे साइटोलॉजी होती है, जेनेटिक्स होती है, प्लांट फिजियोलॉजी होती है, प्लांट पैथोलॉजी होती है, एनिमल फिजियोलॉजी होती है और बहुत सारी ब्रांचेज होती है। हम समय समय पर उनके नाम आएंगे, जैसे जैसे उनका अर्थ भी बताएंगे और उनके जनक कौन है उनके बारे में भी चर्चा करें। अभी हम इस बात को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, यहीं पे इसको समाप्त करते हैं कि हमने जो आज की समरी रही उसको 2 मिनट में मैं समरी कर देता हूँ कि आज हमारी जो बात रही थी वो बात थी कि बायोलॉजी क्या है, क्या अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी का हमने मीनिंग बताया था सजीवों का अध्ययन। फिर हम इस बात पे आए कि सजीव हु इज़ द लिविंग, या सजीव कौन है। तो उसमें हम बहुत सारी बातें करते हुए फाइनली एक बात पे पहुंचे थे कि सजीव वे हैं जिनमें न्यूनतम एक जीवित कोशिका होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगी या नेक्स्ट बात रहेगी वो इसी बात पे रहेगी कि सजीव जिनमें न्यूनतम एक कोशिका होनी चाहिए, क्या वो कोशिका सभी जीवों में एक जैसी है या सभी जीवों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हमने जो आज का कंक्लूड किया है वो इस बात पे किया है कि सजीव यानी बायोलॉजी की शाखाएं कौन कौन सी है। तो मोटे तौर पे हमने 3 शाखाएं बताई है, इनके जनक के बारे में बताया, ये कंपटीशन में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात जब भी वीडियो बनाएंगे उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिकाओं के प्रकार, किस किस प्रकार की कोशिकाएं होती है, उनकी संरचना किस प्रकार होती है। दैट मीन्स आप समझ गए होंगे कि आने वाले समय में जो वीडियोज आएंगे वो बेसिकली साइटोलॉजी से रिलेटेड होंगे। तो देखते रहिएगा वीडियो और बायोलॉजी का आनंद लीजिएगा। जितना आनंद से पढ़ेंगे उतना ही उसमें मज़ा आता है और एक जो बायो है वो उसको ऐसे अंदर उतारिए, आत्मा में उतारिएगा और आत्मा में उतारेंगे तो वो पढ़ने में भी आनंद आता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।